अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट। हमने शुरू किया हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पहले यूरिनरी सिस्टम को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा किडनी को, यूरेटर को, यूरिनरी ब्लैडर को और यूरिथ्रा को। उसके बाद हमने किडनी को डिटेल पढ़ा, जिसमें हमने उसकी कैप्सूल के बाद कॉर्टेक्स, मेडुल्ला, हाइलस या हाइलम और पेल्वस को स्टडी किया। उसके बाद हमने रेनल पिरामिड में नेफ्रॉन की एनाटॉमी देखी। आज हम नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो नेफ्रॉन होता है उसका जो पहला पोर्शन है, इट इज लिटिल स्वेलन पोर्शन, इट इज लिटिल ब्रॉड पोर्शन, इट इज ए कप शेप पोर्शन, जिसको हमने नाम दे दिया बोमेंस कैप्सूल। और फिर बोमेंस कैप्सूल से अटैच हुई एक हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जिसको हमने नाम दिया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड डक्ट या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ आकर इसने एक स्ट्रक्चर बनाया विच इज ए लूप लाइक, और हमने इस लूप को लूप ऑफ हेनले का नाम दिया। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लूप है वो कदरे बारीक है, इसलिए हमने इसको थिन लूप ऑफ हेनले का नाम दिया, और ऊपर जाते हुए ये थिक हो जाती है और हमने इसको थिक लूप ऑफ हेनले का नाम दिया। सो देयर आर टू लूप्स, वन इज ए थिक लूप एंड अदर इज ए थिन लूप, या फिर डिसेंडिंग लूप एंड असेंडिंग लूप। और ये जो असेंडिंग लूप है ये दोबारा एक बल खाती हुई नाली में खुल गया, जिसको हमने नाम दिया डिस्टल कन्वोलेटेड डक्ट। और ये डिस्टल कन्वोलेटेड डक्ट फिर मजीद एक नाली में खुला, जिसको हमने कलेक्टिंग डक्ट का नाम दे दिया। अगर हम यहाँ पे ब्लड सप्लाई की बात करें तो सबसे बड़ी आर्टरी को एओर्टा कहा जाता है। एओर्टा तकसीम होकर आर्टरीज बनाती हैं, और जो आर्टरीज हैं वो तकसीम होकर आर्ट्रियोल बनाती हैं। तो यहाँ पे रेनल आर्टरी से आर्ट्रियोल निकलता है, और ये आर्ट्रियोल बोमेंस कैप्सूल में विच इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस कप शेप स्ट्रक्चर, इसके अंदर दाखिल होता है। इसको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल का नाम देते हैं। एफेरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता, अगेन डिवाइड होता, और एक क्लस्टर बन जाता है विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस जमा ग्लोमेरुलाई। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये हमारे जिस्म में वो वाहिद जगह है जहां पर कैपिलरीज आपस में मिलकर दोबारा आर्ट्रियोल बनाती, अदरवाइज कैपिलरीज आपस में मिलकर वेन्यूल बनाया करती। तो ये आर्ट्रियोल इफेरेंट आर्ट्रियोल कहलाता। फिर ये इफेरेंट आर्ट्रियोल दोबारा तकसीम के अमल से गुजरता है और कैपिलरीज बनाता है। इस मर्तबा ये कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड डक्ट या ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के गिर्द घूम जाती हैं, उनको घेर लेती हैं। इनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपस में दोबारा मिलती। इस दफा जब ये आपस में दोबारा मिलती हैं तो इसकी सूरत में वेन बनती है, वेन्यूल, और ये वेन्यूल खुलता है इनटू दी वेन। सो इट इज द ब्लड सप्लाई। ये है वो ब्लड सप्लाई। तो इट इज बेसिकली एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। सवाल ये पैदा होता है इसकी फिजियोलॉजी या फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। फंक्शन में जो सबसे पहले चीज आती है इट इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो होती है इनटू द ग्लोमेरुलस। अब जो ग्लोमेरुलस है इट इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की, ये 100 टाइम्स मोर परमिएबल मतलब ये पोरस हैं, और 100 टाइम्स मोर परमिएबल हैं। 100 टाइम्स मोर परमिएबल से मुराद कि ये हमारे जिस्म में किसी भी जगह मौजूद कैपिलरीज से ज्यादा पोरस। इस परमिएबिलिटी की वजह से
और जो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बचता है कैपिलरीज में पहुंचने तक, जिसको हम फ्रैक्शनल ब्लड प्रेशर कहते हैं, फिल्ट्रेशन होती है। जब ये फिल्ट्रेशन होती है, जो फिल्ट्रेट बनता है, जो बोमेंस कैप्सूल में दाखिल हो रहा है, उसमें है वाटर, उसमें है यूरिया, उसमें है यूरिक एसिड, उसमें है ग्लूकोज, उसमें है अमीनो एसिड। तो जो फिल्ट्रेट आया उसमें है वाटर, तो जो फिल्ट्रेट बना उसमें है वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, साल्ट्स एंड ग्लूकोज। अब अगर जिस्म से हम वाटर को निकलने दें, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, और अगर हम जिस्म से अमीनो एसिड, ग्लूकोज और साल्ट्स को निकलने दें, इट इज बेसिकली स्टार्वेशन। ये याद रखिएगा कि इस फिल्ट्रेट में प्रोटीन्स नहीं होती, इट इज ए प्रोटीन फ्री। तो ये जो दो चीजें आ गई, वाटर और अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड ग्लूकोज, जिनकी कमी से दो मसाइल सामने आएंगे। वन इज डिहाइड्रेशन एंड अदर इज स्टार्वेशन। तो इन दोनों हालात से बचने के लिए जो नेफ्रॉन है वो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करता है। तो डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन से बचने के लिए रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होने जा रहा है। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉब्लम ये है, जो कंसंट्रेशन है वाटर और सॉल्यूट की प्लाज्मा में, वही कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट में वाटर, सॉल्यूट्स, अमीनो एसिड की। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि ये आइसोटोनिक में मूव करे? तो सबसे पहले सोडियम को जो है एक्टिवली पास किया जाता है। जब सोडियम एक्टिवली पास होती हैं फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू ब्लड, तो सोडियम के पीछे पीछे क्लोरीन जाता है। अब ये क्लोरीन पैसिव जा रहा है। जब सोडियम और क्लोरीन या सोडियम और क्लोराइड पहुंच जाता है ब्लड में, अब ऑस्मोलेटरी डिफरेंस हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस कर जाता है, वाटर पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है, एंड वाटर मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल पैसिवली। ग्लूकोज भी इसमें मूव कर रहा है। ग्लूकोज कुछ तो बराह रास्त डिफ्यूज करता है और कुछ ग्लूकोज यहाँ पर मौजूद कैरियर प्रोटीन की मदद से मूव करता है। So it is reabsorption, and reabsorption occur into the proximal convoluted tubule। और इसके बाद जो आखिरी मरहला हमारा रह जाता है नेफ्रॉन को लेकर, इट इज द सेक्रीशन। सेक्रीशन में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, उनसे, उनके अंदर से कुछ चीज़ों को मूव करवाया जाता है इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT। अब वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं यूरिया, वो जो चीज़ें हैं यूरिक एसिड, उसमें शामिल है क्रेटिनाइन और वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन इन द आयनिक फॉर्म, जो एसिड बेस स्टेबिलिटी को सस्टेन करता है। तो यूरिया के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो यूरिया फिल्ट्रेट में आया था, 50% के करीब यूरिया रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जो यूरिया आया फिल्ट्रेट में 50% रीअब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरीके से नेफ्रॉन में फंक्शन परफॉर्म किया जाता है और सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होती है। अब्जॉर्प्शन में बहुत सा मटेरियल आ जाता है इनटू दी बोमेंस कैप्सूल। तो सबसे पहले यहाँ फिल्ट्रेशन होती है और फिल्ट्रेशन में बहुत सा मटेरियल आ जाता है इनटू द बोमेंस कैप्सूल। फिल्ट्रेशन होती है दो वजह से, एक परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और दूसरा जो है फ्रैक्शनल ब्लड प्रेशर। इन दो चीज़ों की वजह से वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्रेटिनाइन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इस फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं होती। फिर रीअब्जॉर्प्शन होती। रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सबसे पहले सोडियम को बाहर भेजा जाता है एक्टिवली। सोडियम के पीछे क्लोराइड या क्लोरीन जाती है पैसिवली और उसके पीछे पानी जाता है। ग्लूकोज जो है उसको भी मूव करवाया जाता है। ग्लूकोज एक तो सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा होता है, अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी किया जाता है।
फिर भी अगर ग्लूकोज रह जाती है, जैसे बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज हो ब्लड में जो फिल्ट्रेट में आई थी, तो फिर वो यूरिन के ज़रिए पास होती है और ये एक मलफंक्शन है, एक डिजीज़ है जिसे डायबिटिक मेलिटस या डायबिटिक, और दूसरा जो है डायबिटिक इंसिपाइडस है, यानी कि ज़ियाबतीस, जिसे उर्फ़े आम में शुगर कहते हैं। और तीसरा मरहला जो है सेक्रीशन का है, जो ल्यूमन है, जो कैविटी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, उसमें ब्लड से बहुत सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन है, और बफर के तौर पर यहाँ पे हाइड्रोजन को भेजा जाता है। आप लोगों के तावन का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।